नमस्ते, कैसे हैं मित्रों? बढ़िया, मौज में। चलिए साहब, सभी को राम राम। अपना इकोनॉमिक सर्वे का जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रह रहे थे उनको पूरा कर लेते हैं, और ये सही समय भी है। देखिए, इसको बड़ा प्रिसाइज हमने बनाया है। प्री और मेंस दोनों के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, या मेंस के लिए आपको याद करने के लिए केवल फैक्ट्स ही नहीं, उनकी जो क्रमबद्धता है उसको कैसे मेंटेन करना है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, वो भी इस पर अपन ने ध्यान में रखी है। साथ ही साथ बजट जो आया था इकोनॉमिक सर्वे के बाद, उस बजट में इकोनॉमिक सर्वे में रिलेटेड टॉपिक्स में क्या चेंजेस हुए हैं वो भी इसमें एडिफिकेशन अपन ने कर दिए हैं। और देखिए, इसको इतना तरीके से इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे इसमें हमने डाल दिए गए हैं कि अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, तो इसके बाद आपको और कुछ देखने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे छठा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये टॉपिक अपने रह रहे थे ना। तो आने वाले, आज जैसे संडे है, संडे को ये अभी हम इसको अपलोड कर देंगे। मंडे ट्यूसडे तक हर हाल में तीनों दिन में आपको सारे के सारे जितने भी बचे हुए वो सारे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स मिल जाएंगे, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसको आप 2-3 बार अच्छे से कर लेना। इसके बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर से आप बस लोड लेना छोड़ देना। इसी को जैसे कि नोट्स यदि आपको मिल जाते हैं तो आप क्या करें, केवल वीडियो को चलाएं और फास्ट फॉरवर्ड करके फिर बस उसको रिकॉल करते रहे, रिवाइज करते रहे। इतना सा आपको काम करना है। फैक्ट बेस ज़्यादा है, लेकिन ऑडियो विजुअल माध्यम से कोशिश करेंगे बीच बीच में कुछ हंसी मजाक होती रहे, कुछ बातों से ऐसी मोनोटोनस क्लास ना रहे, और उनका कुछ रिलेशन बनाते चलें फैक्ट्स का उस संबंधित विषय से, जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में स्मरण में रह जाएं, ऐसा अपन प्रयास करेंगे। नहीं तो क्या, बड़ा फैक्ट बेस और थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। लेकिन जिनको इंटरेस्ट है उनको इन फैक्ट में भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो उसको क्या है, इंटरलेट कर लेते हैं। अच्छा, इतना अगर हमारा एमएमआर है, इतना आईएमआर है, तभी राजस्थान में ये दिक्कत हो रही है। ये सारी बातों को आप फिर ध्यान करने लग जाएंगे। चलिए मित्र, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। छठा, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर देख लेते हैं। भारत में यदि जीडीपी में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, कौन से सेक्टर का है? सर्विस सेक्टर का। राजस्थान में भी मोर और लेस वही आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। चलिए एक बार एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। ये अपना इकोनॉमिक सर्वे में जो ग्राफ है, ये क्या कह रहा है, प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य में हम कौन सा आधार वर्ष लेते हैं? 2011-12 लेते हैं। इन मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन लिखा हुआ है। क्या लिखा है मेरे मित्र? GSVA लिखा हुआ है। ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज अपन ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पूरे कर लिए, और वृद्धि दर बता रखे हैं। क्लियर है? चलिए सीधे अपन तो मुद्दे पे आते हैं। प्रचलित मूल्यों पर यदि मैं बात करूं 22-23 में, तो 22-23 में GSVA हमारे सर्विस सेक्टर का कितना रहा है? 5.73 लाख रहा है। कितना रहा है? 5.73 लाख रहा है। देखो, हमेशा प्रचलित मूल्य जो रहेगा वो स्थिर मूल्य से ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि स्थिर मूल्यों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं आधार वर्ष से कि 2011-12 में क्या रेट थी, उसके अकॉर्डिंग हम आज की उस प्रोडक्शन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जबकि प्रचलित मूल्यों पर हम वर्तमान के मूल्यों को देखकर कैलकुलेशन करते हैं। GSVA यदि मैं स्थिर मूल्यों की बात करूं तो इसका कितना है? 3.20 लाख। आप ऐसे ही याद करना, इस पूरी फिगर को याद मत करना। 5,73,277 ऐसे याद मत करना। क्लियर है मित्र? 5.73 लाख ये आप ध्यान रख लेना। ये मित्र किस में है? सारे आपके करोड़ों में है। ठीक है मित्र? चलो, और क्या है? अगर प्रचलित मूल्य में हम देखें कि पिछले साल से इस वर्ष में क्या ग्रोथ रही है क्या इस सेक्टर में? बिल्कुल ग्रोथ रही है। कितनी रही है? 17.11%। और हम बात करते हैं यदि इसकी स्थिर मूल्यों में, स्थिर मूल्यों में भी मेरे मित्र ग्रोथ रही है, लेकिन कितनी रही है? 10.74%। स्पष्ट है? अब एक बात का ध्यान रखना, कोरोना आया था भैया 20-21 में, कोरोना में क्या रहा था? नेगेटिव में रहा था। क्या रहा था? नेगेटिव में रहा था। ये ध्यान रखना आप। क्लियर है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पिछले 5 वर्षों में GSVA में कौन सी ईयर में सर्वाधिक ग्रोथ रेट देखी गई है, तो 22-23 में नहीं, कौन सी में देखी गई है? 21-22 में। कौन से फाइनेंशियल ईयर में देखी गई है? 21-22 में। देखो क्या है, ये ग्रोथ रेट ज़्यादा भी इसलिए आई थी कि उससे पहले डिप ज़्यादा हो गया था। डिप ज़्यादा हो गया था तो उसके बाद भैया उसको कवर अप करने पर हमारा क्या परसेंटेज ज़्यादा ही आएगा, हमारा परसेंटेज ज़्यादा ही आएगा। तो ध्यान रखना, यदि ग्रोथ रेट आपसे पूछ ले पिछले 5 वर्षों में सेवा क्षेत्र में किस ईयर में सर्वाधिक ग्रोथ रेट दर्ज की गई है,
तो किस में दर्ज करी गई? 21 22, 22 23 मत कर देना। आप कहीं सोचो 21 22 में तो भैया कोरोना का प्रभाव था, ऐसा नहीं है। स्पष्ट है? सपोज करो मैं आपको इसको ऐसे समझो, आप दो बालक हैं, राम है और श्याम है। क्या? राम है और श्याम है। राम के मार्क्स आए हाफ ईयरली में 80 और एनुअल में उसके सपोज करो किसी सब्जेक्ट में मार्क्स 80 के कितने हो गए? 90। तो ग्रोथ रेट इसकी कितनी रही है? 10 नंबर की 8 पे ग्रोथ रही है, मतलब कि लगभग 12-13%। अच्छा, श्याम के नंबर आए थे हाफ ईयरली में 50 और अब इसके नंबर आए हैं 70। अगर परसेंटेज में देखोगे तो ग्रोथ किसने अच्छी करी है? श्याम ने ग्रोथ अच्छी करी है। नंबर में यदि देखोगे तो राम की ग्रोथ अच्छी है। सेम फंडा ही यहाँ पर एप्लीकेबल होता है कि 20-21 में जब कोरोना आया था उसके बाद जो ग्रोथ रेट रही है, तो क्यों 21-22 में आपको ज़्यादा शो हो रही है? क्लियर है? और वैल्यू में आप देखेंगे ना तो वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं है। 20-21 से 21-22 में आने में आपने कितने करोड़ देख रहे हैं आप? लगभग ये 41 है ना, हाँ, तो ये 70,000 का और डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और लेकिन यहाँ पर कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है? 21-22 से 22 में ये हो गया आपका 70-80, मतलब 85,000। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया ना आपको? बस चलो आगे बढ़ते हैं। इतना ही याद रखना है मेरे मित्र आपको। एक एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि वो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेक्टरों के जो उप क्षेत्र हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी पूछता है। तो ये भी रट लो भैया। सेवा क्षेत्र में जो सब सेक्टर हैं उसके अंदर के जो क्षेत्र हैं उनका कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में किसका कितना रहा, ये आप ध्यान कर लो। एक नंबर पे कौन सा है? व्यापार होटल। तो मैं क्या कर लेता हूं? होटल लिख लेता हूं। होटल। होटल के बाद कौन है मेरे मित्र? आप ये जो जमीन जायदाद खरीदते हो, स्थावर संपत्ति, आवासीय गृह और पेशेवर सेवा, ये आपके क्या है मेरे मित्र? सेकंड पे हैं। और थर्ड पर अन्य सेवाएं हैं और फोर्थ पे आपके ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और भंडारण, ये आपका फोर्थ पे आएगा। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना। होटल, होटल के बाद स्थावर संपदा। वो देगा आपको कि बताओ इनमें से 4 ऑप्शन में देगा कि सीक्वेंस है बताओ, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में पूछे चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे, कि सेवा क्षेत्र में कितना योगदान रहा है। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? व्यापार, होटल और जलपान गृह का रहा है। कितना रहा है मेरे मित्र? 27%। कितना रहा है? 27%। स्थावर संपदा का कितना रहा है मेरे मित्र? 24%। आप मोटा मोटा याद कर लो, 27 है, 24 है और अन्य सेवाओं का हो गया मेरे मित्र 19%। कितना हो गया? 19%। आप इसको ऐसे ही याद रखना। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। और कुछ तो नहीं है ना इसमें? नीचे नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक ग्राफ और देखें। ये जो ग्राफ अपन ने पहले स्टार्टिंग में देखा था उसका ही दूसरा ये रूप है, सर्विस सेक्टर का ही। क्लियर? एक नंबर पे तो यही है, व्यापार एवं होटल, ठीक है। 2 नंबर पे यही है, लेकिन आपको इसमें ग्रोथ रेट और दे दी, CAGR दे दी। क्या दे दी? कंपोजिट एनुअल ग्रोथ रेट और दे दी। क्लियर? ये किसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है? ग्रोथ रेट हम कब देखते हैं? प्रीवियस ईयर से उस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है। अगर ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसमें देखी गई है? फाइनेंशियल सेक्टर में देखी गई है। किसमें? सर्विस सेक्टर के उप क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें देखी गई है? फाइनेंशियल सेक्टर में देखी गई। और कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं पैसों के मामले में तो किसने कंट्रीब्यूट ज्यादा किया है? व्यापार, होटल और जलपान गृह ने। लेकिन ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस सेक्टर में देखी गई है? फाइनेंशियल सेक्टर में देखी गई है, 8.88%। वित्तीय सेवाएं। और सेकंड नंबर पे कौन सा है मेरे मित्र? अन्य सेवाएं हैं, 8.03। और इसके बाद है 6.45 तीसरे नंबर पे आपका व्यापार होटल। तो पहले नंबर पे फाइनेंशियल सेक्टर, दूसरे नंबर पर अन्य सेवाएं और तीसरे नंबर पर हो गया अपना होटल। होटल में भैया जलपान गृह और व्यापार जोड़ लेना आप।
व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, व्यापार भी इसमें जोड़, बिजनेस भी जोड़ लेना। ये 3 सेक्टर आप ध्यान कर लेना। अगले पे चलते हैं, पर्यटन। सर्विस सेक्टर का सबसे अहम जो देख रहे हैं ना कि व्यवसाय, पर्यटन, जलपान गृह, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्विस सेक्टर में। देख लेते हैं भैया पर्यटक कितने आए हैं। ये बड़ा एक ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन है, मोस्ट प्रॉब्ली पूछ ही लेता है कहीं ना कहीं छोटे बड़े एग्जाम में। नवंबर 2022 तक लगभग 986.32 लाख आ चुके हैं। आपको केवल 986 याद रखना है और विदेशी याद रखना है, स्वदेशी आपको याद नहीं रखना है। तीनों डेटा को याद मत करो, एक डेटा याद कर लो, उसको उसमें से माइनस कर लेना, स्वदेशी आ जाएगा। 986 में से 3 लाख घटा देना तो 983 रह जाएंगे। 986.32 क्लियर है। 0.32 भी याद कर लो भैया, कहीं यहाँ पर फैक्ट पे ज़्यादा ही दे दे। कैसे याद करोगे? 3 दूनी 6 और 986 तो आपको याद ही है, इसको मल्टीप्लाई किया आपका 6 आ गया, 3 माइनस किया तो कितना बच गया? 983। क्लियर है। तो 983 लाख स्वदेशी हैं और 3 लाख विदेशी आए हैं। क्लियर है, कोई समस्या? ये डेटा भी ध्यान कर लेना। क्या उपलब्धि रही है पर्यटन की? इस बार एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसमें एक चेंज किया गया है कि अभी तक ये लड़ाई लड़ रहे थे कि साहब हमें भी तो इंडस्ट्री मानो, हम इतना योगदान करते हैं और इंडस्ट्री के समान ही हमें जो इंडस्ट्रीज़ को आप बेनिफिट देते हो वो हमें भी दो। तो देखो इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है, उद्योगों को भी उद्योग के समान, मतलब पर्यटन और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को भी अब उद्योग के समान ही मान लिया गया है। क्लियर है, ठीक है। और पूर्ण सहायता प्रदेश, सरलता नहीं सहायता है, पूर्ण सहायता प्रदान की गई है। और इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार ये अब सेक्टर में भी गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो जो लाभ है वो सब मिलेंगे। पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त पर्यटन इकाइयों को उनके विद्युत शुल्क, यूनिटैक्स समान औद्योगिक दरों, जो मतलब औद्योगिक दरों पर आपके विद्युत शुल्क इत्यादि लागू होते थे वह भी लाभ इनको भी मिलेंगे। ये मोटा मोटा ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना, एक हमने पर्यटन विकास कोष बनाया। देखो इस बार जो एग्जामिनर देगा ना वो आपको स्टेटमेंट खूब देगा। इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चन जो फ्रेम होता है उसमें हमेशा सामान्यतः 2 या 3 स्टेटमेंट में हमारे को मिलेगा। जैसे पर्यटन के बारे में पूछा तो बोलेगा पर्यटन के निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। पहला बोलेगा कि भैया इसको उद्योग का दर्जा दे दिया। दूसरा आपको बोलेगा कि भैया इसको पर्यटन विकास कोष में 1000 करोड़ रुपए का हमने एक कोष बना दिया। तीसरा बोलेगा कि ये ग्रामीण पर्यटन इकाइयों की स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट दे दी। फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 में कौन सा सत्य कौन सा असत्य इस प्रकार से पूछेगा, लेकिन स्टेटमेंट में से ही पूछेगा। स्पष्ट है। कितने का कोष बनाया है? 1000 करोड़ का। एक इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, 8 अक्टूबर 2022, 7 और 8 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ था। डेफिनेटली इस पे से एक प्रश्न आएगा। सर्विस सेक्टर की हम बात करते हैं पर्यटन में तो लगभग 13,500 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। और कितने एमओयू? 372 एमओयू साइन हुए हैं। इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। स्पष्ट है। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों में स्टैम्प ड्यूटी में आपको छूट दे ही दी। और एक और इम्पॉर्टेंट इसी में से देखो आने की पूरी संभावना है। एक ये भी इसमें से अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन 22 से 24 जुलाई कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। और डेट पूछ लेगा पट्टा, 22 में से 22 से 24 जुलाई। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट राजस्थान का एक उदयपुर ऑप्शन देगा, एक आपको जयपुर ऑप्शन देगा, वो एक जोधपुर देगा और एक जचे की जोधे देगा। ये 3 ऑप्शन तो देगा ही देगा। कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है। इवन डेट भी पूछ सकता है 22 से 24 जुलाई 2022। एक इंपॉर्टेंट और इसमें फैक्ट है आपके लिए, जो नीला नीला लगाया है, ये नीला का नीला सारा इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आने की पूरी उम्मीद है। G20 की हमारे यहाँ पे जो शेरपा बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? वही बोलेगा उदयपुर में हुई G20 की शेरपा बैठक। G20 शेरपा बैठक उदयपुर के अलावा और किस स्थान पर हुई थी, ऐसे पूछेगा वो। कहाँ पर हुई थी? रणकपुर पर हुई थी। डेट और याद कर लेना, 4 से 7 दिसंबर 2022, 4 से 7 दिसंबर 2022। और इन्वेस्ट राजस्थान जो हुआ था वो कब हुआ था? 7 और 8 अक्टूबर 2022। गलती मत कर देना, तारा लगा दिया है। इसी तरीके से राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन 2022 नीति घोषित करी गई है। इसकी भी डेट याद कर लेना, 18 अप्रैल 2022। ग्रामीण पर्यटन की भी हमने योजना बनाई है इस बार।
सर्दियों में ही 30 नवंबर 2022, ये सारी डेटें हैं, इसमें मैंने तो हाईलाइट कर दिया है। जो आपको मैं PDF दूंगा उसमें विशेष ध्यान रखना। चलिए फटाफट एक दो कुछ डेटें हैं उनको देख लेते हैं। इन्वेस्ट जो राजस्थान समिट 7 और 8 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन उसमें पर्यटन के लिए जो MOU साइन हुए 8 अक्टूबर को हुए। पर्यटन के जो MOU साइन हुए उसमें लगभग 13,500 करोड़ के MOU साइन हुए, 372 MOU साइन हुए, और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? लगभग 60,000 लोगों को, 59,000-60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और पर्यटन को अब हम इंडस्ट्री, उद्योग का दर्जा भी दे दिया है। ग्रामीण में अगर आप पर्यटन अपनी कोई इकाई लगाओगे तो आपको स्टैंप ड्यूटी पे 100% छूट मिलेगी मेरे मित्र। हाँ, राजस्थान का जो डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन कब हुआ? जयपुर में हुआ। कब हुआ? 22 से 24 जुलाई में हुआ, गर्मियों में हुआ था। G20 की शेरवा बैठक कब हुई? अंग्रेज आते हैं, उनको सर्दी पसंद है भैया, गर्मी में उनके हाल खराब हो जाते हैं, घूमने में भी दिक्कत आती है, तो अभी भैया सर्दियों में हुआ था। कब हुआ था? 4 से 7 दिसंबर 2022, 2 जगह हुआ था, उदयपुर में और रणकपुर में। हमने पर्यटन से संबंधित फिल्म को जोड़ते हुए, भैया फिल्म की वहाँ पर यदि शूटिंग होगी तो हमने उनको क्या कुछ बेनिफिट्स दे दिए। शूटिंग होगी तो भैया हमारा ऑब्वियस ही प्रमोशन होगा, प्रमोशन होगा तो अपना पर्यटन बढ़ेगा। इसके लिए भी हमने एक नीति बनाई है। कब बनाई है? 18 अप्रैल 2022 को। इसी तरीके से राजस्थान की ग्रामीण अंचल की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वो बड़ी फेमस है, उसी पर तो अपन खाते हैं पर्यटन को, तो उसके लिए भी हमने इस बार एक नीति बना दी। कब बना दी? 30 नवंबर 2022 को। स्पष्ट है। ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत आपको भैया पैसा चाहिए इकाई लगाने के लिए, तो 25 लाख तक का ऋण ले सकते हो। 8% ब्याज सब्सिडी के स्थान पर अब कितनी कर दी है उसको? 9% ब्याज सब्सिडी कर दी है। इंपॉर्टेंट बात इसके अंतर्गत आपको लोन मिलेगा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत। स्पष्ट है। न्यूनतम 1 करोड़ निवेश पर ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 10 वर्ष तक आपको एस्टेट GST का 100% पुनर्भरण, जितना भी आपकी GST लगेगी स्टेट की जो पार्ट है वो आपको टोटल रिफंड कर दी, मतलब वापस आपको दे दी जाएगी। क्लियर है। कुछ नाम है स्थान के पर्यटक, उनको ध्यान रख लेना। योगेश्वर धाम पूछेगा, योगेश्वर धाम कहाँ है? मैच ऑफ द फॉलोइंग्स देगा, इधर योगेश्वर धाम देगा, गोठ मांगलोद देगा, सुइया धाम देगा, और बोला इनको मिलाओ। तो योगेश्वर धाम कहाँ है? नावा में। गोठ मांगलोद, जायल, नागौर, दधी माता का मंदिर। सुइया धाम ये कहाँ है? चौहटन, बाड़मेर। क्या? चौहटन। चोरी कर रहा था, आपने ऐसी सुई चुबाई, ठीक है ना, और फिर उसको मार दिया। ठीक, कैसे भी करके याद कर लेना। सुइया धाम, चौहटन, बाड़मेर। चलें आगे। ऐसे कुछ RTDC के होटल्स हैं, उनको उन्होंने रिनोवेशन किया है, जैसे कि फॉरेस्ट लॉज है, ये ध्यान रखना। फॉरेस्ट लॉज ऑप्शन में देगा वो रणथंबोर, लेकिन ये भरतपुर है। इसी तरीके से खादिम अजमेर में है, टाइगर सरिस्का कजरी उदयपुर, और शिखर माउंट आबू में है। जवाहर कला केंद्र, आई थिंक मेंस में एक बार पूछा गया था बहुत पहले कि 2 नंबर का प्रश्न आया था जवाहर कला केंद्र के बारे में। अपने जयपुर में ही है, यूनिवर्सिटी के सामने ही है, मतलब हमारा तो कॉमर्स कॉलेज था उसके जस्ट सामने ही था। वहीं हॉस्टल में से हम रोज शाम को, हमारा एक ही काम था वहाँ पर जाके मौज मस्ती करना जवाहर कला केंद्र में। तो जवाहर कला केंद्र में हमने हमारे स्टूडेंटशिप का बड़ा टाइम निकाला है। क्या होता है जवाहर कला केंद्र में? वहाँ एम्फी थिएटर भी है, क्लोज थिएटर भी है, और वहाँ पे एग्जीबिशंस लगती रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि दृश्य कला और प्रदर्शन कला दोनों, दृश्य और प्रदर्शन। प्रदर्शन में क्या है कि भैया डांस करके दिखाया आपने, ठीक है, कोई नाटक करके दिखाया। तो राजस्थान के लोक कला में हमारे सिलेबस में भी है, दृश्य कला अलग दे रखा है और राजस्थान की प्रदर्शन कला अलग दे रखा है। तो प्रदर्शन कला में कौन सा हो जाएगा? संगीत, नृत्य और नाट्य। साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षा हेतु उत्कृष्टता का केंद्र है। यहाँ पर एग्जीबिशन वगैरह लगती रहती हैं। कहाँ पर है मेरे मित्र? जयपुर में है। JP मतलब जयपुर, और जोधपुर होगा तो JO करूंगा मैं। पुरातत्व एवं संग्रहालय है, ये कुछ पुरातात्विक आपके स्थल है जिनका क्या किया है? जीर्णोद्धार किया गया है। कौन कौन से हैं? एक प्राचीन फतेहगढ़ किला है, वो एग्जामिनर आपको देगा, फतेहगढ़ किला, वही 4 इधर देगा, मिलाने के लिए बोलेगा।
प्राचीन फतेहगढ़ किला कहाँ है? सब अजमेर में। पन्ना लाल शाह का तालाब कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू में। पटवों की हवेली जैसलमेर आप जानते हैं। शिव मंदिर की बावड़ी जोधपुर। प्राचीन प्रसाद कुमेर के मतलब महल जो है भरतपुर में। तालाब ए शाही बाड़ी धौलपुर में। बिग किला भरतपुर। शाहबाद किला बारा। मंदिर पुरानी छावनी में धौलपुर। बाला किला अलवर। सिवाना दुर्ग बाड़मेर। खेतड़ी जिला झुंझुनू। सरवाड़ जिला अजमेर। खेतड़ी और सरवाड़ में भी कोई ना कोई ऐसे स्थल होंगे जहां पर क्या कर रहे हैं? जीर्णोद्धार करना है। लेकिन जो मैंने आपको हाईलाइट किए इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सा? फतेहगढ़ किला। फतेहगढ़ किला कहाँ पर है साहब? अजमेर में। पन्ना लाल शाह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू में है। शिव मंदिर की बावड़ी, वैसे तो बहुत सारी शिव मंदिर की बावड़ी होंगी लेकिन भैया दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे में, तो इसी को याद कर लेना। कहाँ पर है? जोधपुर में। पटवों की हवेली फेमस है जैसलमेर में। और क्या था एक? तालाब ए शाही बाड़ी धौलपुर में। तालाब ए शाही बाड़ी धौलपुर में। शाहबाद किला ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ है मेरे मित्र? बारा में है। बाला किला भी इंपॉर्टेंट है, जयपुर में। ठीक है। राव दूदागढ़ आएगा। राव दूदागढ़ फोर्ट कहाँ पर है? कहाँ पर है भैया? मेड़ता नागौर में। मेड़ता नागौर में। चलिए, हमारे मंदिरों के लिए देव स्थान विभाग बना रखा है। पूरे विश्व में ऐसी आपको विडंबना और कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि बहुसंख्यक लोगों के मंदिरों पर उन लोगों का क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। यदि आप हमारे भारत में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देखेंगे तो उनका एक वक्फ एक्ट है। वो उस वक्फ एक्ट को आप न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते, यह हाल है। फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से दबा रखे हैं। जैसे 370 की जो अभी बहस हो रही है मित्र, उसको देखना आप, कितनी शानदार बहस चल रही है इस समय सुप्रीम कोर्ट में। कल राकेश द्विवेदी जी ने क्या आर्ग्यूमेंट रखे मेरे मित्र 370 पर, आनंद आ गया। उनका वो आर्ग्यूमेंट सुनना 1-1.5 घंटे का है। 370 पे जो भी उनके आर्ग्यूमेंट थे। मंदिरों के अलावा जितने भी आपके मजहबी और मतपंथ के स्थान है वो सब क्या है? उनके लोग, उनका मतपंथ ही हैंडल करता है। लेकिन हमारे जितने भी सनातन या हिंदू धर्मावली हैं उनके मंदिर मठ हैं, उन पर किसका अधिकार है? गवर्नमेंट का अधिकार है। और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में तो इतने बुरे हाल हैं कि हमारे बड़े ही देखा जाए जो भक्त खूब वहाँ पर दान पुण्य करते हैं, हजारों करोड़ रुपए वहाँ से वो आय प्राप्त करते हैं राज्य, और किन पे लगाते हैं? वो मदरसों पे या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए खूब दूसरे मत संप्रदाय पे पैसा खर्च करते हैं। जब ये करना किस पे चाहिए? जहाँ से कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा तो लगाओ। इसी तरह से देव स्थान विभाग ये क्या करता है? राज्य में जो मंदिर हैं, संस्थाएं, उन पर क्या करता है? सीधा प्रबंधन करता है। सीधा प्रबंधन करता है। कितने हैं भैया? डायरेक्ट प्रभाव में कितने? 390। जब आरएस बन जाएंगे ना तो अगर आपको देवस्थान विभाग दे देंगे तो आप अपने घर वालों को सीधे दर्शन कराया करोगे, फिर बिना लाइन वाइन में लगाए हुए वीआईपी एंट्री। क्यों? क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हो, सरकार संभालती है। कितने? लगभग 390 राज्य के प्रत्यक्ष प्रभाव में है और 203 राज्य आत्मनिर्भर मंदिर हैं और संस्थाओं पर। ठीक है, इन पर सीधा प्रबंधन। वित्तीय सेवाएं, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है वित्तीय सेवाओं पे से, इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग पे ध्यान रख लो। हमारे यहाँ पे जो जनसंख्या है 6.85 करोड़, लेकिन अब बढ़ के तो भैया खूब हो गई है। 2011 का सेंसस, आई थिंक अब तो हम 8-9 करोड़ हो गए। बात करते हैं अपन, क्या है कि सेंसस भी एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं आता है। ठीक है, बैंकिंग की यदि बात करें तो 10,099 व्यक्तियों को एक बैंक की सुविधा प्राप्त है। और आप देखें कि 48.85 स्क्वायर किलोमीटर एवरेज पर आपको एक बैंक मिल जाएगा। एक बैंक कितना एरिया कवर करता है? 48.85 स्क्वायर किलोमीटर। 10,099 व्यक्तियों पर एक बैंक है।
राजस्थान और भारत में हम देखते हैं कि जमाओं में कितनी वृद्धि हुई। हमारी जमा करने की प्रवृत्ति अच्छी है बनिस्बत भारत से। भारत में तो क्या पूरा ओवरऑल एवरेज निकलता है, इसलिए दिक्कत आती है। राजस्थान में 12.5% की वृद्धि हमने करी है जमाओं में। मतलब कि 2022 में 2021 में यदि हमने 100 रुपये जमा कराए थे तो 2022 में कितने जमा कराए? 112.50 रुपये, मतलब 12.5 रुपये एक्स्ट्रा जमा कराए। साख जमा अनुपात 79%, मतलब कि बैंक के पास जितना पैसा है उसका कितना उसने क्रेडिट दे दिया। मतलब 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 79 रुपये उसने क्या दिया है? ऋण दिया। उस ऋण के ब्याज से ही तो बैंक की भैया फंक्शन चलते हैं। 79% अपना कितना है? साख जमा अनुपात है। यह भी भारत के आंकड़ों से बेहतर है। क्लियर है? ऋण में कितनी बढ़ोतरी करी है हमने 17.74% एक्स्ट्रा ऋण बांटे हैं। जमा हुए हैं 12.5% बढ़ोतरी, लेकिन हमने ऋण वितरण में कितनी बढ़ोतरी कर दी है मित्र? 17.74%। इस डेटा को इस तरीके से याद रखना। जमा में कितनी वृद्धि हुई है? 12.5%। और आपके क्रेडिट डिपॉजिट रेशो साख जमा अनुपात कितना है? 79%। ऋण, कुल ऋण में कितनी बढ़ोतरी हुई है मेरे मित्र? 17.74%। भारत में देखते हैं तो 10 से कम तो क्या है? जमाओं में वृद्धि हुई है। 74% साख जमा अनुपात है और कुल ऋण में बढ़ोतरी भी हमसे कम हुई है। मतलब तीनों ही डेटा में हम इनसे श्रेष्ठ हैं। 17.21% हुई है भारत की और हमारी 17.74। डिजिटल भुगतान 4 जिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 जिले जिसमें अजमेर, धौलपुर 21-22 और जैसलमेर, सिरोही 22-23 में हम क्या 100% डिजिटलाइजेशन के लिए हमने चयनित किया है। क्या भैया यहाँ पर हम क्या कर देंगे? टोटल डिजिटल कर देंगे सब कुछ, पेमेंट इत्यादि, बैंकिंग सेक्टर। इंपॉर्टेंट है, तारा लगा देता हूँ। पूछेगा आपसे राजस्थान में से निम्न में से कौन सा जिला पूर्णतः डिजिटलाइजेशन के लिए चयनित किया गया है? तो एक तो अपना अजमेर, धौलपुर और जैसलमेर, सिरोही। अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही। क्लियर है? चलिए, व्यावसायिक संवाददाता, ये कौन होते हैं व्यावसायिक संवाददाता भैया? व्यवसाय के लिए संवाददाता, ठीक है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक द्वारा बिक्री एवं मोटर शाखाओं, मोबाइल शाखाएं जो होती हैं, बैंकिंग आउटलेट एवं व्यवसायिक संवाददाताओं के माध्यम से राज्य में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रखे हैं। बेसिकली क्या है, ये मोबाइल रूप में काम करते हैं। मोबाइल रूप में इन द सेंस कि जैसे मैं अगर व्यवसायिक संवाददाता हूँ, कॉरेस्पोंडेंट हूँ, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट होते हैं ना, अपना झोला उठाया, गाड़ी उठाई और गांव में पहुंच गए। वहीं पर उनको क्या पासबुक भरवा ली, वहीं से उन्होंने बाकी के जो कागजात थे वो ले ली, लोन के लिए उनसे कागज सैंक्शन करवा लिए। तो एज ए वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन क्या होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर की जो पहुंच है वो लास्ट अंतिम पायदान तक के व्यक्ति उसका लाभ ले सके, अंतिम व्यक्ति तक क्या पहुंच सके? फाइनेंशियल सुविधाएं पहुंच सके। तो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक ने क्या कर रखे हैं? व्यावसायिक संवाददाता बना रखे हैं। कितने बनाए साहब? 83,694 इस समय बिजनेस, मतलब ये बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कार्यरत हैं, व्यावसायिक संवाददाता कार्यरत हैं। कितने? 83,694। चलिए, कुछ योजना है उन पे ध्यान दे लीजिए। स्टैंड अप योजना, ये योजना किससे रिलेटेड है? आई थिंक ये पूछी भी गई थी। स्टैंड अप किसको खड़ा करना है आपको? महिला उद्यमियों को। किसको खड़ा करना है मित्र? महिला उद्यमियों को। एससी और एसटी की जो महिला उद्यमी हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्लियर? इसमें स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत। क्लियर है? इसमें क्या है? आपको लोन दिया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? संस्थागत ऋण संरचना की सेवा से जो वंचित आबादी है, मतलब जो बैंक नहीं जा सकती है, महिलाएं, एससी एसटी, या कोई प्रतापगढ़ में है अभी जो इंसिडेंट हुआ है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ है। हमें शर्म आनी चाहिए कि मानवता के नाते हम मॉडर्न हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। जबकि महिलाओं के मामले में जो आपका आदिवासी समाज है वो बहुत ज़्यादा एडवांस था, बहुत ज़्यादा एडवांस था, उनको अधिकार भी अधिक थे। लेकिन क्या है कि वर्तमान की ये जो खिचड़ी बन गई ना हमारी संस्कृति की, उसके से वहाँ भी बड़ी दिक्कत आ गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, महिला उद्यमियों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाता है। ऋण क्या है भैया? 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का ऋण, छोटा मोटा नहीं, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। क्लियर? 7 वर्ष की अवधि में आपको लौटाना होगा। किस क्षेत्रों के लिए मिलेगा?
गैर कृषि क्षेत्र में, गैर कृषि क्षेत्र मतलब जो खेती इत्यादि से जुड़ा हुआ नहीं है। हरित क्षेत्र के उद्यम, ऐसे क्षेत्र जो आपके नॉन पॉल्यूशन फैलाते हों। क्लियर। हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है। और इसके प्रचार प्रसार के लिए कौन सी एजेंसी काम कर रही है? सिडबी काम करती है। इंपॉर्टेंट, योजना बनाना, इसका प्रमोशन करना, ये कौन कर रहा है? सिडबी कर रही है। इन्होंने एक वेब पोर्टल भी बना रखा है। उस वेब पोर्टल का नाम क्या है? standupmitra.in। स्टैंड अप मित्र, खड़े हो जाओ, standupmitra.in। क्लियर है। स्टैंड अप योजना किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आई थिंक एग्जामों में खूब पूछी जाती है। SC ST महिला उद्यमों के लिए, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी SC ST की महिलाएं जिनको इंस्टीट्यूशनल लोन्स नहीं मिलते, वहां तक पहुंच नहीं पाती, संस्थागत ऋण संरचना की सेवा से वंचित हैं, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन आपको दिया जाएगा। आपको लौटाने की अवधि कितनी है? 7 साल है। गैर कृषि क्षेत्र, और वो भी कौन से? हरित क्षेत्र के उद्यम लगाने के लिए आपको पैसा मिलेगा। सिडबी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करती है। योजना से संबंधित किसी प्रश्न का पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल बना रखा है, स्टैंड अप मित्र, उसको पोर्टल का नाम है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, पुरानी योजना है, दे रखी है तो भैया देख लो, वैसे पूछेगा तो है नहीं वो एग्जामिनर। 30 सितंबर 2022 को 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और उनमें से 90% खाते आधार से जोड़े जा चुके हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्लियर है। 51 लाख व्यक्तियों और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 140 लाख व्यक्तियों, मतलब कि 2 करोड़ हो गए लगभग दोनों मिला के, का नामांकन 30 सितंबर 2022 तक किया जा चुका है। 30 सितंबर तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 51 लाख लोग और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 140, मतलब कि 1 करोड़ 40 लाख। इतना ही देखना है। इकोनॉमिक सर्वे में इसमें इतना ही दे रखा है और मुश्किल है बहुत ही इस पर प्रश्न आना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राजस्थान में बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्त संस्थानों के माध्यम से लगभग कितना लोन अब तक आप डिसबर्स कर चुके हो? 8,000 करोड़ का कर चुके हो। कितना? 8,000 करोड़ तक का कर चुके हो। क्लियर। चलिए, राज्य की मुख्य योजना है, इसमें से प्रश्न पूछेगा, वो आपसे पूछेगा तो इस पे राज्य की मुख्य योजना है। पहली कौन सी है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। राजस्थान में सबसे बड़ा यदि कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला सेक्टर है तो कौन सा है? MSME। कौन सा है? MSME। क्लियर है। यह ना केवल सावधि ऋण पर बल्कि MSME को कार्यशील पूंजी, मतलब वर्किंग कैपिटल, मेरे समोसे की दुकान है और समोसे लाने के लिए, आलू खरीदने के लिए पैसा नहीं था, मैं लोन ले सकता हूँ। मतलब आपका उद्योग धंधा चालू गति में रहे, बंद ना पड़े, उसके लिए आपको कुछ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कार्य की गति बनी रहे आपके काम धंधे की, उसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। जैसे कि आपको पेमेंट वापस आना है, अभी आपने सामान बेच रखा है और दुकानदारों से पेमेंट आना है, लेकिन अब आपको प्रोडक्शन करने के लिए बीच में वर्किंग कैपिटल नहीं है। ये तो पता है कि साहब 10 दिन बाद इतना पैसा आ जाएगा, तो उस दौरान के लिए आप क्या ले सकते हो? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ना केवल सावधि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और अपने काम धंधे को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी पर भी ऋण प्राप्त कर सकते हो। कितना इंटरेस्ट रेट है? 8%। 8% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। क्लियर है। कितने तक का लोन ले सकता है साहब? 10 करोड़ तक का। ठीक है। कार्यशील पूंजी पर तो 10 करोड़ तक का लोन ले सकता है। और सावधि ऋण पे मेरे मित्र 8% की ब्याज सब्सिडी देगी। ब्याज सब्सिडी मतलब कि सावधि ऋण पे सपोज करो आपको 12% पे लोन मिलता है, तो 8% आपको ब्याज सब्सिडी मिल जाएगी, 4% आपको क्या मिलेगा? एक तरीके से मोटा मोटा ब्याज पड़ेगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये क्या है साहब? देखो, क्रेडिट कार्ड होगा, क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट कार्ड। किसके लिए? शहरी क्षेत्र के लिए। शहरी क्षेत्र के लगभग कितने? 5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को, सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। क्लियर है। लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के कितने रुपए दे रहे हैं? कोई गारंटी की जरूरत नहीं, तुम तो काम धंधा करो। रेडी पटरी वाले कहाँ से लेके आएंगे गारंटर? रहने के लिए मकान नहीं है, हाँ, लेकिन बैंक का खाता होना चाहिए, कोई 2-3 आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, ID एड्रेस बुक तो हो, हम आपको 50,000 रुपये का ब्याज दे देंगे, लोन दे देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ इस पर ब्याज लेंगे क्या? कोई ब्याज नहीं लेंगे, बोला तुम तो काम करो। ठीक है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, सेवा क्षेत्र में जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको स्वरोजगार के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और कितना लोन दिया जाएगा? 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। क्लियर है? डीबीटी योजना से आप सब परिचित हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछेगा डीबीटी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो कौन है? मुख्य सचिव अध्यक्ष हैं। कौन है मित्र? डीबीटी सलाहकार बोर्ड के कौन है अध्यक्ष? चीफ सेक्रेटरी साहब है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, सर्विस सेक्टर में हमने पर्यटन देख लिया। पर्यटन के बाद हमने कुछ लोन इत्यादि जो मिल रहे हैं उसके लाभ देख लिए। अब सर्विस सेक्टर में एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन वाला सेक्टर, वह भी देख लेते हैं उसमें विभाग क्या काम कर रहा है, कुछ योजना है उनको भी नज़र मार लेते हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजना और कार्यक्रम है? जन सूचना पोर्टल, जन सूचना, जनता को सूचना देनी है कि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है उनकी जानकारी सुलभता से, पारदर्शी तरीके से, विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जन सूचना पोर्टल की स्थापना करी गई। आपको याद क्या रखना है? राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, इसकी धारा 4(2) की आवश्यकताओं को पूरी करती है, जो कहती है कि जनता को सूचना के तहत प्रकटीकरण पर आपको जोर देना है। ये गवर्नमेंट क्या है? बेसिकली बनाई जनता के लिए है, तो जनता के लिए, जनता का पैसा मेरा पैसा ही, मतलब एज ए जनता तुम काम में ले रहे हो तो बताओ तो सही कहाँ पर किस योजना में कैसे खर्च कर रहे हो, किस प्रोग्राम में आप लेके आ रहे हो। तो ये आपको प्रकटीकरण करनी है। कहाँ मिलेगी सारी सूचना? आपको जन सूचना पोर्टल पे मिलेगी। इस जन सूचना पोर्टल पे कितनी भी हो, आप तो ये डेटा ध्यान रखना, वो एग्जामिनर आपको देगा कि इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जन सूचना पोर्टल में कितने विभाग की कितनी योजनाओं की जानकारी मिलती है। 115 विभाग की 331 योजनाओं की जानकारी मिलती है। क्लियर है? 115 विभाग की 331 योजनाओं की जानकारी मिलती है। यूआईडी खूब जानते हो आप। यूआईडी तो मेरे मित्र, आधार की जो आईडी है 7 करोड़ जारी हो चुकी है। भारत के सभी निवासियों के लिए एक डेटा बैंक बनाने के लिए बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ये क्या काम करता है? ये रजिस्ट्रार के रूप में इसके लिए काम करता है। क्लियर है? इसी तरह राजस्थान संपर्क पोर्टल, आपको कोई भी शिकायत दर्ज करानी हो ना, संपर्क पोर्टल पे करा लो। पता नहीं भैया कैसे काम करते हैं। मैंने हमारे यहाँ रोड पे 3-4 लाइटें खराब थी, 4-4 5-5 बार मैंने जयपुर विद्युत वितरण निगम में शिकायत कर दी, संपर्क पोर्टल पे शिकायत कर दी, कोई सुनवाई नहीं है भाई अभी तक, वो लाइटें नहीं लगी। ठीक है? जबकि टेंडर देते वक्त ये जो एलईडी लाइटें लगती है ना, उसमें रख रखाव देख रेख की भी उनकी टेंडर में शर्तें हैं और उसको मेंशन कर रखा है कि इतने घंटे में हमारी लाइटें ठीक हो जानी चाहिए। 48 से 72 घंटे में करने के लिए वो क्या है, बाध्य हैं, लेकिन कोई नहीं करता। फिर एक बार और करा देंगे। अब तो भैया अपन ही सीएम बनेंगे तब इन छोटी छोटी बातों, इन छोटे छोटे दुख पर ध्यान देंगे कि अपन ने झेली हैं। इन बड़े बड़े लोगों को क्या मालूम, राहुल गांधी को क्या मालूम कि गली में ट्यूबलाइट नहीं जलती है तो क्या नुकसान होता है। तो आप और हम जैसे आम लोग जिनने झेली है वही समझ सकते हैं। ऐसे एक इंसिडेंट क्या हुआ था, एक बार एक राहुल गांधी जी केरला में या साउथ में घूम रहे थे, एक माता ने ऐसे उसको यूं कर लिया। अपन बलाएं ले लेते हैं ना, अरे क्या कर रही है, क्या है ये, ऐसे कैसे क्या किया है नहीं। तो बावड़ी झालर को समझाना पड़ा कि भाई ये बलाएं ले रहे हैं आपकी, ये राजस्थान, ये हमारे भारत की मूल संस्कृति है कि भाई कहते हैं ना वारी जाऊं कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा कोई बुरा असर नहीं पड़े, तुम्हारी जो तुम्हारे ऊपर आसपास जो भी गलत हो रहा है, नेगेटिव सारी बातें मैं अपने माथे ओढ़ लूं, ये भाव होता है। अब ये भाव कैसे समझाएं साहब। जैसे कि आपकी ट्रेनिंग होती है आईएएस की, आरएस की, तो इन लोगों की भी ऐसी ग्राउंड ट्रेनिंग होनी चाहिए। पहले भैया प्रूव करके बताओ, एक लिखित परीक्षा और ले लेनी चाहिए कि यहाँ की संस्कृति और धरातल के बारे में कितनी जानकारी है। प्रश्न पत्र बड़ा व्यवहारिक बना लो, फैक्ट्स मत पूछो। कि एक बूढ़ी, जैसे आपके एथिक्स का पेपर होता है ना, ऐसा इनके लिए भी एथिक्स का पेपर होना चाहिए। अगर अनपढ़ है तो भैया बोल के उत्तर दे दो, किसने मना किया।
आप उनसे ऐसे प्रश्न पूछो ना, बड़े आप टेक्निकल क्वेश्चंस क्यों पूछते हो, आप बेसिक प्रश्न पूछो। हाँ, कि गाँवों की स्थिति क्या है, 5 शब्द बताओ क्या खराबी है, ऐसे करके कुछ पूछ लो। हाँ, उनका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन हम इनको देते हैं, अता पता कुछ है नहीं भैया। चलिए, संपर्क पोर्टल ठीक है, केंद्रीय शिकायत निवारण मंच है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन किस पे करोगे, 181 पे फ़ोन कर देना। 1.12 करोड़ से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें से 1.1 करोड़ शिकायतों और समस्याओं का समाधान कर दिया है। ये जो 0.01 ही बच गई ना, 02, ये 0.02 करोड़ जो शिकायत बच गई, उसमें से एक शिकायत मेरी भी है कि मेरे बिजली के अभी तक ठीक नहीं हुए, मतलब बिजली के खंभे पर लाइटें ठीक नहीं हुई है। फाइबर टू होम, ये क्या है, हमारे गांव में भी फाइबर पहुंच चुका है। इंटरनेट से वहां के विभागों को, पंचायतों को जोड़ने के लिए फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है। फाइबर टू होम विभाग द्वारा बीएसएनएल भारत सरकार के द्वारा एक समझौता किया गया है कि राजस्थान की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहां पर जो मौजूदा भारत नेट नेटवर्क है उनको उपयोग करते हुए 5 मेगाबाइट पीएच कनेक्शन होगा। ये पीएच 5 मेगाबाइट 5 GB कनेक्शन होगा। ये तो एक बार मित्र देख लेंगे ना, तो MB होगा ये, 5 मेगाबाइट नहीं 5 GB होगा, MB भी हो सकता है। 5 MB का कनेक्शन ग्रामीण राज्य कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालय आदि में स्थापित किया जाए। हमारे स्थिति क्या है कि जो स्कूल हैं, उन स्कूल में जो टीचर हैं, जो स्कूल है ना, टीचर जितने भी हैं, बड़ी दिक्कत है, उनके इंटरनेट ही नहीं है, अपने मोबाइल से लगा लगा के स्कूल का काम करते हैं। बड़ी पैथेटिक काम, स्कूलों की ऐसी बुरी हालत कर रखी है, इतना डेटा मंगवाते हैं, इतना उनसे डेटा शीट बढ़वाते हैं कि पढ़ाने के अलावा सारे काम करने पे लग रहे हैं। तो फाइबर टू होम, ये MB नहीं, कनेक्शन है ना मेरे मित्र, 5FTTH, फाइबर टू होम, फाइबर टू होम। हाँ, ये PH नहीं है मेरे मित्र, FT होगा ये ना, FTTH कनेक्शन ग्रामीण राज्य के कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालय आदि में स्थापित किए जाएंगे। क्लियर। PWD के सिविल कार्यों की प्रक्रिया इसके माध्यम से ऑनलाइन की गई है। राज VC करके एक चलता है भैया, आपका जो एनुअल वर्चुअल आप कनेक्शन करते हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं और गांव के SDM साहब से बात कर लें। राजनेट और राजस्वन, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए एक एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है। क्लियर है। कहा तो नहीं इसमें, जन सूचना पोर्टल हो गया, ठीक है। चलिए, एक वेब पोर्टल था जिसके बारे में और एक इन्फॉर्मेशन थी, वो और मैं हाथों हाथ आपको दे देना चाह रहा था। बिजनेस डिजिटल भुगतान हो गया। नहीं, एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अपने बोर्ड के बारे में चर्चा करी थी ना, ओके, मुझे एकदम से ध्यान आ गया, तो मैं चाहता हूँ उसको हाथों हाथ ही बता दूं। हाँ, चलो आएगा, अभी रिवाइज करेंगे तो देख लेंगे। स्टैंड अप, जनधन, जीवन ज्योति, मुद्रा, लघु प्रोत्साहन, इंदिरा गांधी शहरी प्रत्यक्ष डीबीटी। हाँ, ये जो था ना मेरे मित्र, DBT सलाहकार बोर्ड, इसको भी एक ध्यान कर लेना आप ना। 5 अक्टूबर 2021 से ये प्रभावी हुआ है। कब से? 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी। और जो आपने लास्ट वाला ये देखा था ना मित्र, फाइबर टू होम, GWMS, राज VC, राजनेट स्वान, और राजनेट स्वान में ही ध्यान रखना 9400 से अधिक ग्राम पंचायतों को इसमें मेरे मित्र जोड़ा गया है। क्लियर है। वाईफाई सुविधा कितने ग्राम पंचायतों को दे दिए? लगभग 9432 ग्राम पंचायतों में
10,641 वाईफाई स्पॉट हमने बनाए हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, इस आधारित हमने एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्थापित किया है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही GIS एप्लीकेशन को होस्ट किया जा रहा है। क्लियर? GIS एप्लीकेशन को, ये सब मेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ई मित्र सेवा वितरण, अंतिम मील तक कनेक्टिविटी हो और आपकी सेवाओं का वितरण हो, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2002 में सबसे बड़ा एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसको आप ई मित्र के नाम से जानते हैं। सारे मेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको ऐसे ई मित्र दे देगा 2 नंबर में और बोलेगा भैया लिख के बताओ। आप लिख देना अंतिम मील कनेक्टिविटी और सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्थान में 2002 में सबसे बड़ा एक इंटीग्रेटेड एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म ई मित्र लॉन्च किया गया था। मतलब सारी राजस्थान की सरकार की सेवाएं यहाँ से आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। राजस्थान ई साइन, राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड ने IT अधिनियम 2000 की धारा 24 के अनुसार प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। मतलब राज साइन, आपके साइन ऑथराइज माने जाएंगे इसमें। ई संचार एवं आई फैक्ट, ये क्या है साहब? ई संचार एप्लीकेशन है एक, जो नागरिक और विभागों के अधिकारियों को SMS, वॉइसमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भिजवाए जाने के लिए जितने भी ई गवर्नेंस एप्लीकेशन हैं उनको सेवाएं प्रदान करती हैं। क्लियर? SMS के माध्यम से नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का एक तरीका प्रदान भी करता है। आपने देखा होगा सरकार की जो योजनाएं हैं उनका मैसेज आपके पास आ जाता है। जब हमारी परीक्षा होती है RPSC की, तो आपके पास मैसेज आता है कि साहब ये इस तारीख को डेट है, ये आपका रोल नंबर है, या इतनी फीस जमा हो गई। वो सारा ई संचार और आई फैक्ट के अंतर्गत ही काम होता है। सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे आप सरकारी कार्यालयों की, उसके बारे में बता रखा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के पाठ्यक्रमों का पुनर्भरण, जैसे कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपने कोई कोर्स किया, वो कोर्स किस लिए किया कि आपकी एफिशिएंसी बढ़े। जितने भी IT के कोर्स होते हैं इनको करते हैं, तो भैया सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको बोलते हैं कि आपने कोर्स किया है, इससे आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, हम आपको उसका पुनर्भरण कर देंगे। कहाँ कहाँ पर? जैसे कि ये जो RSCIT वगैरह कोर्स हैं, इसके जो भी 2000 या 2500 जो रुपये लगते हैं भैया, इसका पुनर्भरण सरकार कर देगी। एक तो इग्नू हो गया, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर जयपुर, ये राजस्थान के सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्टार्टअप को सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके 4 डेटा सेंटर हैं। ठीक है, 800 रैक की क्षमता, मतलब क्या है, बेसिकली सर्वर लगे हुए रैक्स में। कितने? 800 रैक लगे हुए। इसकी क्षमता में जोधपुर में एक डेटा रिकवरी सेंटर लगा रखा है। हाँ, 4 डेटा सेंटर और उसमें से भी 800 रैक की क्षमता, और एक जोधपुर में एक डेटा रिकवरी सेंटर लगा रखा है, भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर। क्लियर है? डेटा एनालिटिक्स, बहुत बड़ा एरिया आज के टाइम पे डेटा एनालिटिक्स का डिस्कवर हो रहा है। इसमें बेसिकली जो डेटा है, इतना बड़ा डेटा है, उसको कैसे एनालिसिस करें, कैसे योजनाओं में उन डेटाओं को यूज में लें, उसके लिए आपको बड़ी एफिशिएंट मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है। सुपर कंप्यूटर डेटा एनालिटिक्स के लिए बड़ा ही मस्ट है किसी भी विकासशील देश को विकसित होने के लिए। तो इसी तरीके से हमने भी एक डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट किया है। तकनीक का उपयोग किसके लिए? पॉलिसी मेकिंग के लिए, साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स। आई स्टार्ट राजस्थान, आई स्टार्ट राजस्थान, ये शायद मेंस में आया था भैया 2 नंबर का। राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान सरकार का क्या है मेरे मित्र? ये एक प्रमुख कार्यक्रम है। मतलब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कोई बिजनेस, तो सीधे आप गए साइट पर, आपने वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दी, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी और आपको 1 to 1 कन्वर्सेशन हो जाएगा। क्लियर है? नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और निवेश की सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान सरकार का ये प्रमुख कार्यक्रम है। और ये जो अपने देखा भैया, ठीक है ना, आई स्टार्ट, अच्छा आई स्टार्ट नेस्ट आया था मेंस में। कौन सा आया था? नेस्ट, चिड़िया का घोंसला। आई स्टार्ट क्या है? ये प्लेटफॉर्म 100% ऑनलाइन है। आपको कोई भी सार्वजनिक और निजी स्टार्टअप को मान्यता देना, अपग्रेड करना, स्किल बिल्डिंग करना, स्टार्टअप को प्रमोशन करना, फंडिंग प्राप्त करना, ये स्टार्टअप को आपको कैसे एक्सेलरेट करना है, इन सब के लिए क्या है? प्लेटफॉर्म है।
क्लियर है। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? स्टार्टअप इकोसिस्टम की पहुंच और प्रभाव का विस्तार करने की दृष्टि से ग्रामीण राजस्थान में उद्यमशीलता और नवाचार की भावना को प्रज्वलित करने के साथ राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, मतलब सारी चीज डाल दी है। इसके द्वारा क्या है, चैलेंज फॉर चेंज रूरल इनोवेशन चैलेंज और बनाया है। क्या रूरल सेक्टर के जो अपने युवा हैं जो उद्यमशीलता में आना चाहते हैं उनके लिए बेसिकली ये चैलेंज फॉर चेंज बनाया गया है। ठीक है, इससे क्या लाभ हुआ? लगभग 21,928 22,000 लोगों को रोजगार सृजित हुए हैं। कितना निवेश आया है? 210 करोड़ का स्टार्टअप में निवेश आया है। और एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन जयपुर में, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो स्टार्टिंग में उसको वो माहौल देना कि अभी भैया तू इतना कमज़ोर है लेकिन हम तेरे को इंक्यूबेट में रख रहे हैं, उसी प्रकार की गर्मी उसी प्रकार का वातावरण उस बालक को दिया जाता है जिससे क्या कर सके, वो विकास कर सके, जीवित रह सके, आगे बढ़ सके। इसी तरीके से इंक्यूबेशन सेंटर है कि आपके स्टार्टअप को तुरंत आप स्टार्टअप लेना लगाएं, आपका आइडिया तो है लेकिन उसको कैसे इम्प्लीकेशन करना, कैसे प्रमोट करना, कैसे फंड लाना, इन सब के अभाव में कहीं आपकी भैया जन्मजात मृत्यु नहीं हो जाए पैदा होते ही। तो इसके लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है जहाँ पर आपको सबकी कंसल्टेशन, लोन कैसे लेना, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। अपने मेंस में 2 नंबर का आया था आई स्टार्ट नेस्ट। ठीक है, आई स्टार्ट नेस्ट क्या है? बेसिकली यही है, ये जो उद्देश्य है मोटा मोटा आई स्टार्ट नेस्ट यही है। लेकिन नेस्ट जो होता है ना, घोंसला जहाँ पर चिड़िया के बच्चों को सुरक्षित रखा जाता है, ऐसे ये है कि स्टार्टअप को कैसे ये सारी सुविधाएं आप दे सकें। तो हमने 4 जगह चालू किया। कहाँ कहाँ चालू किया? 4 नहीं 5 क्या होनी चाहिए, 3 और 3, 1 2 3 4 और 7 में, मतलब एक तरीके से 2 को छोड़ के 5 अपने संभाग में। क्लियर है? कौन कौन से? उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और पाली, यहाँ पर ये प्रक्रियाधीन है। और अजमेर में हमने एक विकसित भी किया है। क्या? आई स्टार्ट नेस्ट। तो टोटल मेरे मित्र ये तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो प्रोसेस में है, 1 हमने स्टार्ट कर दिया, टोटल 8 आई स्टार्ट नेस्ट है, टोटल आई स्टार्ट नेस्ट है। क्लियर है? उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, पाली। जयपुर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, ये ध्यान रखना। आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर है, स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर हमारे यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। क्लियर? एक आई स्टार्ट नेस्ट हमने अजमेर में विकसित किया है, चूरू जैसी जगह पर भी हमने आई स्टार्ट नेस्ट बनाया है, पाली में भी हमने क्या यहाँ पर प्रोसेस में डाला, ये ध्यान रखना। क्लियर है? भरतपुर में भी डाला है। ये जो इंपॉर्टेंट है 2-3 जगह, इनको विशेष रूप से ध्यान कर लेना, भरतपुर, चूरू और पाली। राजकाज, राजकाज गवर्नमेंट में जो भी होंगे वो देखेंगे, आजकल राजकाज से आपके अप्रेजल रिपोर्ट्स वगैरह सब इसी से भरी जाती है। कि एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म बना दें इंटीग्रेटेड कि ऑफिस में ये ना फाइलों पे हस्ताक्षर करना, एक फाइल को वहाँ दे के आना, बोले ये सब झंझट खत्म करो, मेल करो, आप उसको अटैचमेंट भेजो, ये सारे काम आपके आईटी मतलब ऑनलाइन माध्यम से हो जावे। तो इसीलिए राजकाज बनाया गया है। राजकाज, राज मतलब सरकारी काम करने के लिए हमने एक आईटी प्लेटफॉर्म बनाया है। कैसा है ये? एक सेंट्रलाइज आईटी प्लेटफॉर्म है जो कार्यालय की क्या करे, उत्पादकता तो बढ़ाता है, सेवा वितरण से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी इंटरनल प्रोसेस हैं उनको सुव्यवस्थित करता है और अंतिम उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराता है। क्लियर है? जैसे आपको अप्रेजल रिपोर्ट भरनी है अपने एम्प्लॉयज़ की, सरकारी जितने भी विभाग हैं, पहले क्या होते थे, सब से फॉर्म भरते थे, साइन करते थे, फिर अधिकारी के पास जाते थे, अधिकारी के पास फाइल का लबादा पड़ा रहता था, सारे के कर्मचारियों के उसमें रिपोर्टिंग में नोटिंग डालता था। अब ये सब खत्म कर दिया। प्राइवेट सेक्टर में तो बरसों से काम हो रहा है। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2008-9 में टाटा में, तब सॉरी फर्स्ट अमेरिकन एक्सप्रेस में, तो मेरी पहली अप्रेजल रिपोर्ट 6 महीने बाद ही भरी गई थी, सब ऑनलाइन था। पहला अनुभव था। उसमें अधिकारी अपने हिसाब से अप्रेजल में लिख के दे देता है और आपसे ही पूछता है कि बताओ किस अधिकारी की क्या कमी है। प्राइवेट सेक्टर में तो यहाँ पर भी आपसे विशेष टिप्पणी जरूर पूछता है। कहीं भी वेब के माध्यम से आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सभी कार्मिक सेवाएं जैसे अवकाश लेनी है हो, अवकाश का नवीनीकरण करना हो, APR, NOC, पत्रावली की डाक, टेलीफोन प्रतिपूर्ति आदि इसी पर ही ऑनलाइन ही निष्पादित की जा सकती है। इसी तरीके से राज किसान साथी है, ये भी मेरे मित्र क्या है, जन आधार पर आधारित एक पोर्टल है। खेती को कैसे आसानी से कर सकें, इसके लिए कृषि उद्यानिकी आदि के लिए एक सिंगल विंडो
एक वित्त पोर्टल बना रखा है कि किसान साथी, राज किसान साथी, मतलब सरकार आपको मदद कर रही है। इसमें क्या है इस पोर्टल में, 29 G2C, G2C क्या है, गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नर। आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, आपको कृषि से संबंधित वित्त या किसी से संबंधित कोई भी सहायता प्रदान करनी है तो ये आपको सुविधाएं देंगी, या तो किसी सरकार से, सरकार के माध्यम से, या जैसे सरकार आपको किसी बिजनेस व्यवसाय से संबंधित, या सीधे उस कृषि का गवर्नमेंट सीधे कस्टमर तक पहुंच क्रिएट करेगी। किसके माध्यम से, राज किसान साथी के माध्यम से। और एक अपन आईटी का यूज कर रहे हैं किसमें, अवैध शिकार के लिए, अवैध शिकार रोधी प्रणाली अपन ने बनाई, जिसको वास्प भी आप कहीं पर करके सुनते होंगे। ये WSAPS है, वन्यजीव निगरानी, मतलब वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस अवैध शिकार रोधी प्रणाली। क्लियर है ना, एनक्रोच करना। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय, ये अभय कमांड सेंटर बनाए गए, आपको ध्यान है सारे संभागों में है। एक क्या इंटीग्रेटेड एक रूम बना रखा है जिसमें अभय कमांड एंड कंट्रोल पूरे राज्य के जितने भी CCTV कैमरा हैं, जिस कमिश्नर जहाँ जिस शहर में ये बने हुए हैं, सारे संभाग स्तर के मुख्यालय पे बने हुए हैं, वहाँ पर उस पूरे जिले के, उस पूरे शहर के CCTV कैमरा इस अभय कमांड कंट्रोल सेंटर पे जुड़े हुए होते हैं। IT से फुल फ्लैश होती है। जैसे किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, तुरंत आपको गाड़ी के नंबर से एड्रेस देखना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, सीधा अभय कमांड कंट्रोल सेंटर पर आएगा और जितने भी सारे उसकी सूचनाएं इस कमांड सेंटर से निकाल के थाने में अगले पहुंचा दी जाएगी। मतलब कि सर्विलेंस करने के लिए कैसे सरकार लॉ एंड ऑर्डर को ढंग से मेंटेन कर सके, उसके लिए एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जिसको अभय नाम दिया गया। क्लियर है। एक इस पे से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, राजस्थान जन आधार योजना, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी राजस्थान फाउंडेशन। चल थोड़ा सा ही और है, राजस्थान जन आधार योजना, ये भी भैया जैसे कि अपना आधार कार्ड है ना, ऐसे राजस्थान में भी एक जन आधार योजना बना रखी। स्टेट के नागरिकों का सारा डेटा एक जगह इंटीग्रेट करके कैसे भैया योजना और प्रोग्राम्स में उस डेटा को यूज में लेना, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कब आया था 19-20 का जो अपना परिवर्तित बजट था उसमें आया था। योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप से आम जन तक पहुंच सके, उसके लिए आपको एक ही नंबर और एक कार्ड दे दिया, बोले ये आपका कार्ड है, इसी से सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। जैसे आधार कार्ड है ना, अब आपको कहीं पर भी किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो हम आपसे विभिन्न विभिन्न योजनाओं के विभिन्न विभिन्न नंबर नहीं पूछेंगे, आपको तो केवल एक कार्ड दिखाना है। वो कार्ड कौन सा है, जन आधार कार्ड दिखाना है। क्लियर है, एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार योजना लाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, 18 दिसंबर 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। और एक राजस्थान जन आधार प्राधिकरण बनाया गया था 2020 में, 19 में शुभारंभ हुआ, प्राधिकरण बना दिया 20 में। क्लियर है, 4 अगस्त 2021 को नियम बना दिए गए 2021 में लागू करने के लिए। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना, 19-20 में प्राधिकरण बनाया और 21 में हमने क्या कर दिए, प्राधिकरण के नियम बना के लागू कर दिए 4 अगस्त 2021 को। 18 दिसंबर 2019 को जो शुभारंभ हुआ उसके बारे में खूब क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण जो नियम लागू हुए हैं उनके बारे में डेट आपसे पूछ सकता है, तो 19 मत कराना, 18 दिसंबर 19 को ये योजना लागू हुई थी। योजना लागू होने का फिर हमने एक प्राधिकरण बनाया अधिनियम के अंतर्गत 2020, उसके बाद हमने उसी के अंतर्गत एक नियम बनाए राजस्थान जन आधार के जो प्राधिकरण है उनके नियम 2021, ये भी हमने लागू कर दिए थे कब, 4 अगस्त 2021 को। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको देख लो भैया। जन आधार नंबर और उसकी उपयोगिता राज्य के सभी निवासियों के परिवारों की जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक आर्थिक डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान प्रदान करना। ये एक आईडी मिलेगा, आईडी किसको मिलेगा, परिवार के मुखिया। ठीक है, और उनके सदस्यों के पते, उनके संबंध, उनके प्रमाण के लिए क्या है, मान्यता प्राप्त दस्तावेज है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो ये भी कैसा है, एक मान्यता प्राप्त दस्तावेज है। इसमें मेरे मित्र क्या है, एक तो जैसा परिवार है तो उस पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका एक पहचान संख्या होगा उस परिवार का, वो कितने अंकों का होगा, वो 10 अंकों का होगा। फिर परिवार में जैसे 4 मेंबर है तो उन सबका भी कोई ना कोई व्यक्तिगत पहचान संख्या होगी, वो कितने अंकों की होगी, 11 अंकों की होगी। ठीक है, और ये प्रत्येक जो व्यक्तिगत सदस्य हैं, हाँ,
तो ये मुखिया सहित होगा, ध्यान रखो, मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य को एक 11 अंक का एक आपका इंडिविजुअल पहचान संख्या मिलेगी और एक 10 अंक की संख्या मिलती है। 10 अंक तो बताएगी आपके परिवार के बारे में कि ये परिवार है फला फला। जैसे सपोज करो विकास जी का परिवार है, इसमें 10-12 अपने मेंबर हैं, तो जो मेंबर है उनको सबको एक व्यक्तिगत पहचान संख्या मिलेगी, वो 11 अंकों की मिलेगी। क्लियर है। आधार के माध्यम से वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे? सभी महिला मुखियों को एक तो व्यक्तिगत बैंक खाता होना अनिवार्य कर दिया इसमें, कि आपको जो भी सरकार के लाभ लेने हैं वो इसी के माध्यम से मिलेंगे, जन आधार कार्ड के माध्यम। और उसमें जितने भी महिला मुखिया हैं, महिला मुखिया तो मेरे कहने तात्पर्य ये है कि घर की जो महिला है उसको भैया मुखिया बनाया गया है, तो ये इसलिए महिला सशक्तिकरण से बार बार महिला मुखिया कह रहे हैं। हाँ, जैसे अगर पत्नी है, माँ है, तो आपको उसको क्या बनाना पड़ेगा, एज ए परिवार का मुखिया बताना पड़ेगा, और घर की जितनी महिलाएं उनके लिए खाता खोलना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि एक अकाउंट है, सपोज करो पति का, उसमें पैसा आया, दारू पी गया निकाल के, अब क्या है कि वो महिला के उसके खाते में आएगा, इसलिए घर की हर महिला का आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। सभी महिला मुखिया का एक व्यक्तिगत बैंक खाता होना अनिवार्य है। साथ ही जन सदस्यों को किसी भी सरकारी योजना और सेवा का लाभ प्राप्त हो रहा है तो उन सभी का बैंक खाताओं में ये जन आधार कार्ड का नंबर होना अनिवार्य है। समस्त नकद पारिवारिक लाभ केवल महिला बैंक मुखिया के खाते में ही स्थानांतरित होंगे। इसलिए क्या कर दिया, इसको क्या कहते हैं हम, कि आपने महिलाओं को सशक्तिकरण दी है। वित्तीय समावेशन महिलाओं के माध्यम से किया जा रहा है। उनको भी लग रहा है कि मैं भी महिला को भी लगता है कि हाँ भाई अब कुछ तो बागडोर है मेरे घर में, एक बार तो पति मांगने आएगा ही, दिलाओ बैंक चलना है। हाँ, केवल महिला मुखिया के खाते में ही स्थानांतरित होगा। राज्य में जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एकल प्लेटफॉर्म डीबीटी जो हमने देखा था, और डीबीटी में ध्यान रखना, डीबीटी के लिए वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अपन ने बोर्ड बना दिया। राज्य का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एकल प्लेटफॉर्म रहेगा। योजनाओं में दोहराव को रोकने से फर्जी लाभार्थी हैं, कोई अपात्र लाभ हैं, उन सबको खत्म करने के लिए हमने ये बेसिकली बनाया है। ठीक है। नवंबर 2022 तक 1238 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की इससे बचत हुई है। डुप्लीकेशन से बचने से, फर्जी लाभार्थियों को जा रहा था पैसा, उससे बचने के लिए राजस्थान जनाधार अधिनियम 2020 की धारा 20 के तहत देश के सबसे बड़े सेवा की ओर ई मित्र को जन आधार प्राधिकरण का अधीन लाया गया है। इसमें क्या किया गया, ये धारा 20 के अंतर्गत जो आपके ई मित्र प्लेटफॉर्म थे उसको जोड़ दिया गया इससे। ठीक है ना। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों पर स्थापित ई मित्र प्लस का संचालन एवं रखरखाव इसी प्राधिकरण के द्वारा होगा। क्लियर है। जो ये प्राधिकरण बनाया है अपन ने जन आधार अधिनियम के अंतर्गत, अब ई मित्र प्लस भी इसी के अंतर्गत काम करेंगे। कौन सा प्राधिकरण? राजस्थान जन आधार प्राधिकरण। ठीक है। और 5 अप्रैल से भैया जन आधार कार्ड को ही राशन कार्ड घोषित कर दिया गया। पहले एक राशन कार्ड अलग होता था, एक आधार कार्ड अलग होता था, एक योजना जिसमें आपने लिया है उसका सर्टिफिकेट अलग होता था, सब खत्म कर दिया। अब राशन कार्ड भी समाप्त कर दिया। आप आओगे वहां पर पॉस मशीन है, राशन कार्ड की दुकान पर अपना जन आधार कार्ड आप दिखाओगे या नंबर डालोगे, आपको राशन मिल जाएगा। तो राशन कार्ड भी अब जन आधार कार्ड को ही घोषित कर दिया गया है। तारीख ध्यान कर लेना, 5 अप्रैल 2022। क्लियर है मेरे मित्र? ये इंपॉर्टेंट है जन आधार। राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य है जो नकद और गैर नकद सेवा वितरण के लिए एक बहुउद्देशीय डेटाबेस है इसका, जन आधार का। आपको नकद रूप में किसी को लाभ देना है या गैर नकद रूप में लाभ देना है, उसके लिए एकल प्लेटफॉर्म है। क्लियर। और इसको हमने पहचान पोर्टल से भी एकीकृत कर दिया है। जैसे कि किसी की आइडेंटिफिकेशन देखनी हो तो उसके लिए भी हमने इसको एकीकृत कर दिया है। अब ये पहचान पोर्टल से क्या आशय है, किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई, विवाह का पंजीकरण करना है, तो ये आपका जो डेटा है ना, जन आधार संख्या, इसी के अंतर्गत होगा। तो नंबर डलेगा कि साहब ये इसका विवाह हुआ है, इससे इतने बालक हुए, इसके बेटे के लिए आप लेने जाओगे सर्टिफिकेट, जन आधार कार्ड के नंबर से सब कुछ होगा। अब आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए भी वो जोड़ दिया गया है। क्लियर है। इसमें 1.94 करोड़ परिवार नामांकित हैं। 5-5 आदमी लेते हो एवरेज, 4-4 आदमी भी एवरेज लेते हो, तो लगभग कितना हो गया, कितने हैं नामांकित व्यक्ति? 7.5 करोड़। अब बताओ जनसंख्या बढ़ी नहीं बढ़ी? 2011 के सेंसस 6.85 बोलता है, और अब कितने हो गए? 7.5 करोड़ तो नामांकित व्यक्ति हैं। और हमने अब तक कितना डायरेक्ट बेनिफिटों को ट्रांसफर कर दिया पैसा?
लगभग 52,000 करोड़। कितना कर दिया? 52,000 करोड़। क्लियर है मेरे मित्र? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्विस सेक्टर में ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग समाज में क्या करता है? आपको साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग विकसित करता है। इसके सहयोग से जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। अजमेर है, उसमें एक मुख्यालय जयपुर में भी है, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय सारे संभाग में है। क्लियर? ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है भैया, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? हमारे यहाँ पे जोधपुर में है। क्या क्या इसके प्रमुख कार्यक्रम हैं? राजस्थान सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में है। क्या करता है ये रिमोट सेंसिंग? प्राकृतिक संसाधनों के भौतिक और स्थानिक संबंधों के आधार पर सूचना भेजने का काम करता है प्रणाली में। मतलब बेसिकली डेटा बनाता है कि यहाँ पर इस प्रकार की ज़मीन है, यहाँ पर खाली है, बंजर है, यहाँ पर आपके मिनरल्स हो सकते हैं। ये सारे काम ये रिमोट सेंसिंग वाला काम करता है। कार्टोग्राफी है, मैपिंग इत्यादि। अनुसंधान और विकास प्रभाग, विज्ञान एवं समाज प्रभाग, उद्यमिता विकास प्रभाग, जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग। ये क्यों लिखे हैं भैया? मेंस में आपसे पूछ लेता है कि बताओ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत होने वाले विशेष 4 योजनाओं के नाम लिखो। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, तो आपको रटे होने चाहिए। राजस्थान सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र बना रखा है। क्या करता है? सूचना प्रणाली उपलब्ध कराता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रभाग बना रखा है हमने। विज्ञान एवं एक समाज प्रभाग बना रखा है। उद्यमिता विकास प्रभाग बना रखा है। जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग बना रखा है। पेटेंट सूचना केंद्र बना रखा है। ये सारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत राजस्थान के इंपॉर्टेंट योजना कार्यक्रम में आपको लिखने पड़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग बायोटेक्नोलॉजी स्कीम के अंतर्गत विभाग द्वारा 7 जैव विविधता परियोजना को सहायता दे रखी है। स्टेट में कितनी बायोटेक्नोलॉजी परियोजना चल रही है इस समय भैया? 7। पेटेंट सूचना केंद्र इंपॉर्टेंट है। पेटेंट सूचना केंद्र कब भैया स्टैब्लिश हुई? 1998 में हुई। स्थापना प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, टिफैक। ये ध्यान रखना, टिफैक प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा IPR अधिकारियों के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं क्षेत्र में पेटेंट दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1998 में हुई थी। टिफैक मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है भैया इसमें? टिफैक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, टिफैक, और राजस्थान सरकार का हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार, राजस्थान सरकार का बौद्धिक IPR जो है सेक्टर है। अधिकारी को पेटेंट के अधिकारियों के लिए जागरूकता पैदा करना, पेटेंट दाखिल करने के लिए सुविधा प्रदान करना, इनके लिए दोनों मिलकर ज्वाइंटली काम करते हैं। क्लियर है? चलिए इंपॉर्टेंट एक ध्यान कर लेना, इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पहाड़ी जिला भरतपुर में हुआ था। अनएक्सपेक्टेड ऑप्शन है पहाड़ी भरतपुर। अगर आपसे कोई पूछे विज्ञान दिवस कहाँ बना था? पहाड़ी में बना था। भरतपुर का वो मे बाहुली इलाका है भाई, ये भी पहाड़ी जिला भरतपुर। यहाँ पर विज्ञान का क्या लेन देन है यहाँ? लेकिन क्या हुआ था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। कब बनाया गया था? 28 फरवरी 2022। एग्जामिनर आपको ऑप्शन देगा जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, और अगर आगे ये भी दे दिया पहाड़ी जिला भरतपुर जल्दी से ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन उत्तर सही क्या है? पहाड़ी जिला भरतपुर। क्लियर है? चलो सर्विस सेक्टर आई थिंक मित्र पूरा हो चुका है अपना ना, थोड़ा सा बचा हुआ है। चलिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक एस्ट्रो फोटोग्राफी और नाइट स्काई टूरिज्म का भी आयोजन किया गया है। विभिन्न स्थानों पर जवाहर कला केंद्र पर किया था इन्हें, सांबर लेक में किया था, और बीकानेर हाउस दिल्ली में किया था। ये क्या है साहब? एस्ट्रो फोटोग्राफी, रात में भैया दूरबीन लगा के आकाश में तारे इत्यादि को देखना, इसी को नाइट स्काई टूरिज्म बोलते हैं। जैसे सांबर में चले जाओ, लाइट वाइट बिल्कुल नहीं रहती है, ऐसा खुला आसमान दिखता है और कुछ नहीं, कोई बिल्डिंग आसपास नहीं, तारे चमकते हुए, अलग ही भैया उसका आनंद है। जैसे कच्छ में ये पिछले 8-10 साल से हो रहा है ये नाइट स्काई टूरिज्म। क्या है कि आसपास कोई रोशनी होती नहीं है, तो जो प्राकृतिक स्काई को आपको जो तारे सितारे दिखते हैं वो महसूस ही आप वहीं पर कर सकते हो। क्लियर है? मुझे ध्यान है कि जब हम छोटे थे, गर्मियों की छुट्टियों में गांव गए हुए थे, तो शायद 7वीं 8वीं में होंगे, तो हमारे वहाँ पर एक परिवार था, वो दिल्ली में रहता था। वो भी आया था साहब एक दिन के लिए गर्मियों की छुट्टियों में। रात को रुके थे, लाइट वाइट तो आती नहीं थी, सब छत पे सोते थे, वो भी छत पे सो रहे थे सामने।
वो जो लड़का और लड़की उनके छोटे छोटे वो भी हमारे उम्र के थे, तो वो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे और तारे दिख गए। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता है कि आपको तारे दिखते नहीं है। क्या क्या तारे देखेंगे, क्या चांद देखेंगे। तो वो इतने हालिद हो रहे थे कि पूछो मत, चिल्ला चिल्ला के वो तो बस तारा, वो तारा दिख गया और वो देखो एक साथ लाइन से 5-5 तारे बावड़े हुए जा रहे थे। तो वो भी उनके लिए बड़ा कौतुक था। तो आने वाली पीढ़ी के लिए नाइट स्काई टूरिज्म के आयोजन कहाँ किए गए हैं? जवाहर कला केंद्र में हुआ है, सांबर लेक में हुआ है, बीकानेर हाउस दिल्ली में हुआ है। राजस्थान फाउंडेशन, ये राजस्थान फाउंडेशन क्या है? इस राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से प्रवासियों को मातृभूमि के साथ जोड़ने के लिए फाउंडेशन बनाया गया है कि भैया भूलो मत, यहाँ से निकले हो तो। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना राज्य के विकास की गतिविधियों में प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने, अपनी मातृभूमि के साथ अपनी जड़ों को जोड़े रखने हेतु प्रेरित करने के लिए उनसे लगातार संचार और वार्तालाप बनाए रखने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इंपॉर्टेंट अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री हैं। इसके जो चैप्टर है ना, इनमें से प्रश्न आ सकता है। देखो इसमें 2 चैप्टर हैं। जो भी नया मुख्यमंत्री आता है इसका अध्यक्ष आता है, इसलिए अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। वसुंधरा राजे का ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब वसुंधरा राजे ने ही बनाया था। एक भारत में 8 चैप्टर है, विदेश में 3 है। आप तो विदेश के पहले ध्यान कर लो, लंदन, न्यूयॉर्क और काठमांडू। लंदन न्यूयॉर्क से सीधे काठमांडू, इन तीनों में हमारे क्या है भैया? कहते हैं ना विदेश घूम के आया हूं। कहाँ गया था? नेपाल घूमने गया था। देश तो है ही। तो लंदन, न्यूयॉर्क, काठमांडू। भारत में कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर है। दिल्ली को छोड़ के तीनों मेट्रोपॉलिटन सिटी अपने हैं। कौन कौन सी? चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। गुजरात की 2 सिटी हैं। कौन कौन सी? सूरत और अहमदाबाद। साउथ में चेन्नई में जाओगे तो एक तो बेंगलुरु और हैदराबाद भी है, और एक इंपॉर्टेंट सिटी ध्यान रखना, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। क्लियर है? 8 ही है। 1 2 3 4 5 8 है। चेन्नई साउथ में 3 है, चेन्नई, कोयम्बटूर और बेंगलोर और हैदराबाद, 4 हो गई है ना। और गुजरात में 2 हैं, सूरत और अहमदाबाद। गांधीनगर नहीं है, ध्यान रखना, कैपिटल जो है गांधीनगर वो नहीं है, सूरत है और अहमदाबाद है। और 2 और मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुंबई है और कोलकाता है। विदेश की यदि बात करूं तो लंदन, न्यूयॉर्क और काठमांडू, ये 3 चैप्टर विदेश में है। इनका एक क्वार्टरली न्यूज़ लेटर आता है। तो उस क्वार्टरली न्यूज़ लेटर का नाम क्या है? मार्टिरो संदेश। अक्टूबर 2022 में प्रकाशित होता था। इंपॉर्टेंट है, मार्टिरो संदेश। 28 जून 2022 को हमारे यहाँ के जो आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन के, उसने ब्रुसेल्स बेल्जियम में भैया क्या किया? इंडिया लीडर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। दुबई के प्रवासी एक श्री नंदी मेहता, इसकी सहायता से हमने इनोवेटिव डिजिटल शिक्षा की पहल की है। श्री नंदी मेहता क्या किए साहब? ये 9वीं से 12वीं तक की जो विद्यार्थी हैं, उनके ऐसे चुने गए 10,000 छात्रों को 24/7, ये ट्विटर है ना, ट्विटर की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए। फ्री में ऑनलाइन क्या ट्विटर उपलब्ध कराया है 9वीं से लेके 12वीं तक। क्लियर है? 9वीं से 12वीं तक। 7 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान NRR कॉन्क्लेव का एक आयोजन किया गया था। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में भामाशाह के माध्यम से 271 करोड़ के उपकारी कार्यों के लिए 17 आशय पत्र प्राप्त हुए। 7 अक्टूबर 2022 को राज्य की पहली NRR नीति जारी की गई। नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, क्या नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, ऐसे नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, NRR की नीति जारी की गई। एक नया वेबसाइट और लोगो भी जारी किया गया। तो ये भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान फाउंडेशन के नंदी मेहता ध्यान कर लेना, ने इनोवेटिव डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में पहल करी थी। स्कूल शिक्षा परिषद और पीलो एडिटेक प्राइवेट लिमिटेड है इसकी, इनके बीच में हस्ताक्षर हुआ था और इन्हें 9 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके 10,000 छात्र छात्राओं को 24/7 घंटे के डिजिटल ट्यूटर उपलब्ध कराया है। क्लियर है? आयोजन शक्ति विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये क्या करता है? ये विभाग चरणबद्ध रूप से हर जिले के गैजेटेड को प्रकाशन करने के लिए उत्तरदायी है। मतलब हर जिले के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको उस गैजेटेड में मिल जाएगी।
पहले खूब होता था ये। आप रियासतों के टाइम पे देखेंगे तो गजेटर्स जो उठा उठा के देखोगे उसमें उस रियासत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया जाता था, वही है ये। क्लियर है। प्रथम चरण में हमने जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़ जिलों के जिला गजेटर्स को इनका कार्य पूर्ण कर लिया गया है। और करौली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा इनके लिए हमने मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त हो गया है कि साहब इनके लिए भी गजेटेड बनाओ साहब। कहाँ कहाँ के लिए पूरा कर लिया, लेकिन इसको कैसे याद करोगे आप। पूर्वी राजस्थान की यदि मैं बात करता हूँ तो कौन कौन से हैं, अलवर, करौली, है ना, दो ही है ना, अलवर करौली, ठीक है ना। और क्या हो गया, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और अलग से कौन सा निकल के आ रहा है, एक मारवाड़ का अपना जोधपुर और हनुमानगढ़। 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। इनके तो भैया मित्र क्या हो गए हैं, वेजिटेरियर्स का लेखन और उनका जो अद्यतन करने का कार्य था वो पूर्ण कर लिया गया। कौन कौन से, अपने पूर्वी के तो अलवर करौली, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, जोधपुर, हनुमानगढ़। क्लियर है। करौली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, इन्होंने कैसे दे दिया मित्र, यहाँ लिखा है प्रतापगढ़ हनुमानगढ़ जिलों को जिला गैजेटरीज में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। और यहाँ पर भी प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा मुख्यमंत्री अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। अगर या तो इसको गैजेटरीज में डालने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, किन किन का, करौली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ एवं बांसवाड़ा। ये होगा, देखो साहब, करौली और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़। काम तो इन सबका हो चुका है, लेकिन गैजेटर में प्रकाशित करने के लिए इन चारों के लिए मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि साहब छाप दो। कौन कौन सी, करौली और अपने बांसवाड़ा प्रतापगढ़ हो गया और हनुमानगढ़ हो गया। क्लियर है। ऐसी मूल्यांकन संगठन है, ये क्या काम करता है, जितने भी स्टेट में पॉलिसीज और प्रोग्राम चलते हैं, मतलब जितने भी विकास कार्यक्रम चलते हैं, उनको एनालिसिस करता है कि भैया क्या विफलता रही, कितनी सफलता रही, उन सब के बारे में मूल्यांकन करता है। और मूल्यांकन करने के बाद अपने सिफारिशें या अपने सजेशंस सरकार को प्रोवाइड कराता है। ये किसका काम है, मूल्यांकन संगठन का है। क्लियर है। 7 मूल्यांकन रिपोर्ट अब तक भैया इसने क्या कर दी है, राज्य सरकार को दे दी है। क्लियर है। चलिए, हमारा एक पार्ट इसमें पूरा हुआ मित्र। और इसके बाद जो अगला वाला है 8वां, शिक्षा एवं चिकित्सा, उसमें से भी भैया 1 या 2 प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है। एक प्रश्न इसमें से डेफिनेटली आएगा, आप तय मान के चलना। जो मुझे लगता है वो जन आधार और 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, भैया उसमें विशेष जहाँ जहाँ तारे लगाए हैं उनको तो विशेष रूप से ध्यान कर लेना, आप 1-2 बार देख लेना, इसके बाद और कुछ कहीं पर भी देखने की आवश्यकता है। चलिए मित्र, राम राम, बहुत बढ़िया, लगे रहो इसमें और इसको रिवाइज करते रहना।